गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत यानी कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के संबंध में आती हैं। तो प्राचीन काल में जो वैश्वीकरण है वो कैसे होता था। प्राचीन काल में अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ती थी। यात्री, पुजारी, व्यापारी, तीर्थयात्री अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और भारत में 17वीं शताब्दी से पहले होने वाले आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ कैसे होता था। सिल्क मार्ग के रास्ते चीन व रेशम, भारत के मसालों का पश्चिमी देशों का निर्यात किया जाता था और देशों से सोना, चांदी आदि जैसी कीमती चीज़ें चीन और भारत आती जाती रहती थी। अमेरिका महाद्वीप से आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंदी ये भारत आते थे और भारत से मसाले अमेरिका महाद्वीप में जाते थे। तो इस प्राचीन काल में वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती थी। इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जो दूसरे देश थे उन्होंने क्या सोचा, बजाय आयात निर्यात करने की चीज़ों के उन देशों को अपना उपनिवेश बना लिया जाए जिनसे हमें सबसे अत्यधिक लाभ कमाना है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई, वो थी उपनिवेशवाद। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और दूसरे देशों ने भी, जैसे कि पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाया, ऐसे ही भारत भी ब्रिटेन का और इंग्लैंड का उपनिवेश बना। इस कार्य में सेनाओं ने परंपरागत सैनिक हथियारों का प्रयोग न करके, यानी कि जो ये बंदूक है, तोप है, परमाणु बम है, इनका प्रयोग न करके जैविक हथियारों का प्रयोग किया। किस तरीके से? इन्होंने चेचक के कीटाणुओं को अमेरिका में पहुंचा दिया। अब जैसे ये कोरोना वायरस आया है, उसी तरीके से पहले भी चेचक के कीटाणुओं को अमेरिका में पहुंचा दिया, जिससे लाखों वर्षों से विश्व से अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। इस कारण इस नए स्थान पर चेचक बहुत घातक बीमारी हुई और एक बार यह संक्रमण होने पर बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। देखो, तब फैली थी ये बीमारी चेचक की, और अब ये कोरोना वायरस जो फैला है ये उसी प्रकार की महामारी का एक रूप है। जहाँ यूरोपीय लोग पहुँचे भी नहीं थे, वहाँ भी लोग इस बीमारी की चपेट में आने लगे और इसने पूरे के पूरे समुदायों को समाप्त कर डाला, जिससे घुसपैठियों की जीत का रास्ता और भी आसान होता चला गया। औपनिवेशीकरण जो है फैलता गया। स्पेनिश और पुर्तगालियों ने अमेरिका को अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात विश्व में एक नई विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोप में औद्योगिकरण का पूरा विकास होने से विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें नई नीतियां और नए कानून बने, जैसे कि कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या था?
कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी जब तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में भोजन की भारी मांग होने लगी। जैसे जैसे शहर फैलने लगे और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और महंगी होने लगी चीज़ें। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामी जो थे, वो दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। इन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी की थी कि उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाएगा। खाद्य पदार्थों की उचित कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फ़ौरन समाप्त कर दें, यानी कि मक्का का आयात वो बंद कर दिया था, मक्का नहीं जाएगी। और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने सरकार से मांग की कि इस कानून को हटाया जाए। कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों को आयात किया जाने लगा। कॉर्न लॉ समाप्त होने से ब्रिटेन में बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा, जो कि ब्रिटेन में उत्पन्न खाद्य पदार्थों से सस्ता था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश किसान आयातित माल की कीमत के मुकाबला नहीं कर पाए और ऐसे में ब्रिटिश किसानों की हालत खराब हो गई। और फिर क्या हुआ, विस्थापन आरंभ हो गया। 19वीं शताब्दी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। फिर अफ्रीका का बंटवारा हुआ। 1885 में यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों ने अफ्रीका के नक्शे पर फुटे से लाइनें खींचकर पूरे महाद्वीप को अपना गुलाम बना लिया। अफ्रीका में विभिन्न देश इसके उपनिवेश बन गए थे, जैसे इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, मिस्र, सूडान। जर्मनी में जर्मन, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, जर्मन पूर्वी अमेरिका और कैमरून। फ्रांस में मोरक्को, अल्जीरिया, मोडागास्कर। पुर्तगाल में अंगोला, पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका। ये सब अफ्रीका में उपनिवेश बन गए थे। उसके बाद एक रिंडरपेस्ट नाम से बीमारी लोगों में फैल गई। यह मवेशियों के प्लेग की बीमारी थी, जो 1890 के दशक में अमेरिका में फैली। इस बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के समाप्त होने से अफ्रीकियों के आजीविका के साधन ही समाप्त हो गए। अपनी सत्ता को और भी अधिक मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के खान मालिकों, बगान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए शेष पशु भी अपने अधिकार में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधन पर अधिकार से यूरोपीय उपनिवेशकारों को संपूर्ण अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने का एक बेहतरीन मौका हाथ में लग गया, जिससे अफ्रीका गुलाम बन गया यूरोपीय शक्तियों। इसके पश्चात ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक चुनौती थी। यानी कि इन हालातों से विश्व जब गुजर रहा था, इतनी महामारियां, महामंदी आई, तो इस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। उस अर्थव्यवस्था को फिर से पुनः उसको विकास करने के लिए वुड्स समझौता किया गया। इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन का
आयोजन किया गया और इसके सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए एक वुड्स सम्मेलन किया गया। इस वुड्स सम्मेलन के दौरान क्या बातें की गई, क्या नियम और कानून थे कि किसी भी युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण के लिए पैसे का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी कारण विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहा जाता था। यानी कि दो ऐसी संस्थाएं बनाई गई, IMF और ब्रिटेन वुड्स की संतान, जुड़वा संतान। ये दो व्यवस्थाएं की गई जिससे जो भी विकासशील देश थे उनको ये आर्थिक मदद करेंगे। ये दोनों व्यवस्थाएं, ये दोनों संस्थाएं उन देशों की मदद करेंगी जो युद्ध के पश्चात जिनकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। इसी के आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अनेक उतार चढ़ाव आए, जिसने अपने आप को संभालने के लिए अनेक नीतियाँ अपनाई।